वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है इसी साल दिसंबर में, और इस बार जो एग्ज़ाम है वो सीबीटी बेस्ड होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। ऑफलाइन नहीं होगा बल्कि ऑनलाइन होगा। तो तैयारी आपको उसी तरह से करनी भी पड़ेगी। ठीक है, सीटेट 2021 को हमने टारगेट किया है। जो भी चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं वो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी है। ठीक है, तो सीटेट 2021 के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो पेपर 2 एसएसटी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, सोशल साइंस, जिसका भी टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो एसएसटी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज़ है, जो भी आप कहते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज इस वीडियो में हम सिविक्स की जो है क्लास 5th करेंगे। ठीक है, नागरिक शास्त्र जिसको कहते हैं, उसका क्लास जो है 5वां है ये। हिस्ट्री में ऑलरेडी वीडियोस चल रही हैं, जियोग्राफी में जल्दी आ जाएंगी। प्लेलिस्ट को आप चेक करते रहिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इससे पहले भी वीडियोस बना रखी हैं पिछले साल के लिए, तो उसको भी आप देख सकते हैं। कंप्लीट है वो पूरी की पूरी, तो वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, जो चीज़ जैसी है वो वैसी की वैसी रहेगी, चेंज तो होगी नहीं। तो ये आपको देखना है कि आपको तैयारी किस प्रकार करनी है। ठीक है, तो तैयारी करिएगा अच्छे से। 60 नंबर का जो है ये पेपर आएगा, आपका पेपर 2 एसएसटी, जिसमें से हमें मिनिमम 55 तो लेकर के ही आने हैं, मिनिमम। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि मिनिमम 55 आए। क्योंकि आपको एग्ज़ाम कितना भी अच्छा लग रहा हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर वगैरह देखा है, आपको इजी लग रहा है, लेकिन सीटेट का जो सक्सेस रेट है या जो पासिंग परसेंटेज है ना, वो बहुत ही कम है। 10 से 11% ही होते हैं लोग इसमें पास। ओके, तो एकदम ध्यान से चीज़ों को करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर आप एकदम ही हल्के में लेके चले जाएंगे तो पास नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधा टॉपिक्स की तरफ। आपको इतना पता चल गया है, तो देखिए कुछ बातों को जानेंगे जो कि हमने चौथी क्लास से आगे की बात को हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले तो हमने 4th क्लास तक में चीज़ों को देख लिया था काफ़ी अच्छे से। नहीं देखा तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि समझने में आपको दिक्कत होगी अदरवाइज। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, सबसे पहले कि भाषा के आधार पर भारत के अंदर सबसे पहले, ठीक है, भारत के अंदर आज़ादी के वक्त केवल 14 राज्य थे। कितने राज्य थे? 14 ही राज्य थे। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सबसे पहले एक राज्य डिवाइड हुआ, और भारत के अंदर आज भी जो भी एरिया या जो भी राज्य डिवाइड होता है या जो भी बनता है वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही बनता है। ठीक है, और सबसे पहले जो है ये कहा गया था कि भाई लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमें नहीं बनाना है, क्योंकि सबकी ही लैंग्वेज अलग अलग है, और फिर सभी कहेंगे तो पता नहीं कितने टुकड़े हो जाते हैं भारत के। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो चेंज हुआ, जो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है सबसे पहले स्टेट बना, वो बना आंध्र प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं इसके अंदर एनसीईआरटी से। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है इसको। तो सबसे पहले जो स्टेट बना वो बना आंध्र प्रदेश 1953 में। कब बन गया था? 1953 में। भाषा के आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य गठित हुआ, कौन सा राज्य बना, तो वो बना आंध्र प्रदेश 1953 में। आपसे सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आंध्र प्रदेश जो है किस आधार पर गठित हुआ है, भाषा के आधार पर या जो कहते हैं जाति के आधार पर, ठीक है, किस धर्म के आधार पर। तो आपको वहाँ देखना है कि भाषा के आधार पर जो है ये डिवाइड हुआ था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, ओके। भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख रखा है 10वें प्रधानमंत्री। तो यानी अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो 10वें प्रधानमंत्री भारत के थे, और सबसे कम कार्यकाल भी इन्हीं का है भारत के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में। 14 दिन का कार्यकाल था इनका। तो ये अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ भारत में जिनका सबसे कम दिन का कार्यकाल रहा, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी का ही जी का ही है। सबसे ज्यादा जो है कार्यकाल वो प्रधानमंत्री का जो रहा है वो जवाहरलाल नेहरू का रहा है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जो कि 10वें प्रधानमंत्री थे भारत के, इन्होंने राज्यों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करने की मुहिम छेड़ी कि भाई आपको छोटा छोटा कर दीजिए, ताकि मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो भाई राज्य को संभालने में दिक्कत हो जाती है, तो छोटे छोटे कर दीजिए। तो इन्होंने 3 राज्यों को गठित किया। तीनों की डेट आपको यहाँ दिख रही है। सबसे पहले बनाया छत्तीसगढ़, जो कि 26वां राज्य बना। उत्तराखंड जो कि 27वां राज्य बना। झारखंड जो कि 28वां राज्य बना। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठित किया था भाई, और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का, और 15 नवंबर 2000 को झारखंड का। तो ये 3 राज्य बने थे किसके अंडर में? अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर में। ध्यान रखिएगा इस चीज का, तीनों ही राज्य जो है 26वां, 27वां, 28वां इस तरह का था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद तेलंगाना भी तो बना। तो 2 जून 2014, जो 2 जून 2014 को तेलंगाना ये अलग हो गया आंध्र प्रदेश से, और ये 29वां राज्य बना।
कौन सा राज्य बना? 29वां राज्य बना। लेकिन वर्तमान समय में भारत के अंदर 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि भाई जब 29 राज्य हो चुके थे तो 28 कैसे हुआ, तो देखिए, एक राज्य था हमारा जम्मू, ठीक है, एक था कश्मीर, एक था लद्दाख, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख 3 हिस्से थे ये। तो असल में क्या किया गया है, जम्मू का नाम कर दिया जम्मू एंड कश्मीर, और जो असल में कश्मीर था ना, उसको डाल दिया है लद्दाख के अंदर। यानी कि कश्मीर, असल में कश्मीर अब है ही नहीं, बल्कि जम्मू का ही नाम जम्मू और कश्मीर है, समझे? कश्मीर जो था, जो असल में कश्मीर था, वो कश्मीर अब है ही नहीं, वो लद्दाख हो गया है, और जम्मू का नाम जम्मू और कश्मीर कर दिया गया। तो एक राज्य यहाँ से क्या हो गया, कम हो गया। इसलिए वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये जितनी भी चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक पता चली है ना, यहाँ से लेकर के, ठीक है, और यहाँ तक, ये सारी ही इम्पोर्टेंट है, समझे? चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तक अगर आपने देख लिया तो हम आर्टिकल्स को देखेंगे कुछ इसके अंदर जो कि इम्पोर्टेंट है। तो भाग 1, संविधान का भाग 1, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक है, ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। तो इसमें क्या, कौन से आर्टिकल में क्या बताया है, ये आपको पता होना चाहिए। सभी नहीं पढ़ने, जो इंपॉर्टेंट है केवल उसी को देखना है। तो देखिए आर्टिकल 1, पहले ही आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया है, भारत राज्य का एक संघ होगा। क्या होगा भाई, भारत राज्य का जो है एक संघ होगा, और संघ में से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। इसलिए भारत में से कोई भी राज्य जो है वो अलग नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, मतलब अलग नहीं हो सकता, कोई अपना ऐसा देश नहीं बना सकता। तो पहले ही आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया, भारत राज्यों का एक संघ होगा। इसलिए संघ के अंदर क्या होता है, हमारे यहाँ पे क्या संघात्मक व्यवस्था है, राज्य के पास अलग शक्तियां हैं, जिसको हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, और केंद्र के पास अलग शक्तियां हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 में लिखा गया है नए राज्यों का प्रवेश किस प्रकार किया जाएगा और उसकी स्थापना जो है किस प्रकार की जाएगी, ये इसमें बताया गया है। तो जितने भी आपने देखा राज्य बने हैं, तो वो आर्टिकल 2 के तहत जो है उसमें छेड़खानी की गई है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 3 में लिखा गया है नए राज्यों का निर्माण किस प्रकार किया जाएगा और उनके नाम व सीमा में परिवर्तन जो है वो किस प्रकार किया जाएगा, कि भाई उस राज्य को बड़ा करना है, छोटा करना है। जो अभी राज्य देखे थे आपने, उसमें क्या था, वो नए राज्य जो है बाहर से नहीं लिए गए थे, बल्कि एग्जिस्टिंग जो राज्य था, जो पहले से राज्य थे, उसी में से उसकी सीमा को क्या करा था, कम करा था, ज्यादा करा था, ठीक है। और आर्टिकल नंबर 4 जो है पहली व चौथी अनुसूची से संबंधित है ये। तो ये आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक, जो कि भाग 1 में लिखा हुआ है हमारे संविधान में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए धारा 370 कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा देती थी, जो कि अब हटा दिया गया, ठीक है। कश्मीर के अंदर अलग संविधान था, कश्मीर का अलग झंडा था, उसका जो है कोर्ट अलग था, सब कुछ अलग था उसका, वो हमारे में मिला जरूर था लेकिन अलग था सब कुछ उसका। तो धारा 370 को हटा दिया गया, 35A को हटा दिया गया। मतलब कोई भी आदमी जाकर के कश्मीर के अंदर ना जगह नहीं ले सकता था, जमीन नहीं खरीद सकता था, समझे। तो अब इस आर्टिकल को हटाने के बाद क्या हुआ है, कश्मीर भी एक वैसा ही राज्य हो गया हमारे देश का जैसे बाकी सारे राज्य हैं, ठीक है। इसका कोई भी अलग संविधान, कोई भी अलग वो चीज़ नहीं रही। तो ये चीज़ अच्छी हुई है काफ़ी ज़्यादा, भाई आप हमारे देश में हैं, तो एक देश, एक झंडा, एक नीति, एक वो शासन प्रणाली चलेगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज जो है अब खत्म हो चुकी है। आगे देखिए भाग 2 के अंदर क्या लिखा गया है, नागरिकता से रिलेटेड कुछ बातें जो है इसमें बताई गई हैं हमारे पार्ट 2 के अंदर, संविधान का भाग 2 अनुच्छेद नंबर 5 से 11 तक, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि भारत के अंदर ना एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि हमने ब्रिटेन से लिया है। इससे फायदा ये होता है कि भाई आप किसी भी राज्य में जाइए, आपको कोई वीजा वगैरह की जरूरत नहीं होगी। आप भारत में हैं, चाहे आप तमिलनाडु में रहते हो, ठीक है, चाहे आप आंध्र प्रदेश में रहते हो, उड़ीसा में रहते हो, चाहे बिहार में रहते हो, चाहे जम्मू में रहते हो, चाहे कश्मीर में रहते हो, आप कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी आपसे वीजा वगैरह नहीं मांगेंगे। तो इसी को कहते हैं एकल नागरिकता। केवल एक भारत के पास, यानी भारतीय, सभी भारतीय होंगे, एकल नागरिकता। तो ये हमने ब्रिटेन से लिया, ठीक है। अब देखिए हमारे भारत के अंदर नागरिकता ग्रहण करने के 5 तरीके हैं और नागरिकता छोड़ने के भी 3 तरीके हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। आपका कोई वंश यहाँ पर रहता है, जैसे पिताजी वगैरह या फिर आपके दादाजी वगैरह, तो आप जो है नागरिक कहलाएंगे भारत के, नागरिकता ले सकते हैं। देशीयकरण से ले सकते हैं, पंजीकरण करा के ले सकते हैं, या भू विस्तार द्वारा भी आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के 5 तरीके हैं भारत में नागरिकता लेने की या भारत की नागरिकता लेने की, और 3 तरीके हैं भारत से नागरिकता छोड़ने की। या तो आप खुद से नागरिकता छोड़ दे देश की,
या आप कोई ऐसा काम कर दे जो देश विरोधी विरोधी काम हो, देशद्रोही कहलाएं आप, तो आपसे सरकार जो है नागरिकता आपकी छीन लेगी। देखिए, सरकार जो है नागरिकता छीन लेगी, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मार दिया जाएगा। नागरिकता आपसे ले ली जाएगी, आपको छोड़ दिया जाएगा, फिर आप वैसे भी किसी काम का रहेंगे नहीं, ना आपका आधार कार्ड पैन कार्ड कुछ नहीं, सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक जिंदा लाश की तरह घूमते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो सरकार जो है आपसे नागरिकता छीन भी सकती है अगर आप देश के अगेंस्ट कोई भी काम करते हैं तो पहला हो गया, आप खुद से त्याग दीजिए, या आपसे सरकार ने छीन लिया, या फिर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली, तो आपको जो है इस देश की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए 5 ऐसे तरीके जिससे नागरिकता ले सकते हैं हम भारत के अंदर। सिटीजनशिप जो है हम इंडिया की ले सकते हैं, इंडिया के सिटीजन कहला सकते हैं, इंडियन कहला सकते हैं। और 3 ऐसे तरीके हैं जिससे हम इंडियन नहीं कहलाना चाहते या इंडिया को छोड़ना चाहते हैं, इंडिया की नागरिकता नहीं लेना चाहते। तो 3 ऐसे तरीके, 5 तरीके, ये पांचों और 3, ठीक है, ग्रहण करने के छोड़ने के आपको पता होने चाहिए। आगे देखिए, आगे है दोहरी नागरिकता। कई बार क्या होता है ना कि दो दो देशों की नागरिकता भी दी जाती है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, एक ये CAA अभी भी चल रहा है, देख रहे हैं ना, पेपर नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो CAA 2005 के अंतर्गत यानी 7 जनवरी 2005 तक वे भारतीय जो 26 जनवरी 1950 के बाद प्रवासी हो गए हैं हमारे देश के, यानी कि 7 जनवरी 2005 को जब ये डिसीजन लिया गया तब ये कहा गया कि 26 जनवरी 2050 के बाद से ऐसे लोग जो अलग अलग देशों से आए और हमारे ही देश में आकर के रुक गए, इनको दोहरी नागरिकता दी जाएगी। कि भैया ये जिस देश से आए हैं उनको उस देश की भी नागरिकता मिल जाएगी और इंडिया की भी नागरिकता इनको मिल जाएगी। ऐसे 16 देशों से जो है बात की गई थी कि भाई 16 देश से ऐसे लोग जो हमारे देश में आ गए थे 26 जनवरी 1950 इसके बाद, और यहीं पर आकर के बस गए हैं 1950 से लेकर के अभी तक यहीं पर बस चुके हैं 2005 तक। तो इनको दोहरी नागरिकता दी जाए, यानी इसको जो है भारत की नागरिकता भी दी जाए। तो ये बात की गई थी केवल 16 देशों के लिए, लेकिन इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश को इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, वो 26 जनवरी 1950 के बाद देश में आ चुका है और यहीं पर रहता है, पर उसको दोहरी नागरिकता नहीं मिलेगी। या तो वो पाकिस्तान की नागरिकता ले सकता है या वो भारत की लेगा, दोनों की ही नागरिकता नहीं मिलेगी कि वो पाकिस्तान की भी ले ले और भारत की भी ले ले। ऐसा नहीं होगा पाकिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ भी, क्योंकि भाई ये खुद स्वतः अपनी मर्जी से अलग होकर के गए थे, तो इनको इस श्रेणी में नहीं रखा गया। तो दोहरी नागरिकता क्या चीज़ है ये पता चल गया आपको। 7 जनवरी 2005 तक वे भारतीय जो 26 जनवरी 1950 के बाद प्रवासी हो गए थे हमारे देश के, भारत के, उनको दोहरी नागरिकता देने की बात की गई थी, जिसमें 16 देशों को शामिल किया गया था। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दोहरी नागरिकता के अंतर्गत किन 2 देशों को नहीं रखा गया था। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनको यहाँ पर नहीं रखा गया था। काफ़ी आसान है, समझ में आपको आ रहा होगा। आगे देखिए, आगे है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, जो कि हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से लिया है। सही है कि नहीं? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो कि हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। हमने क्या चीज़ कहाँ से लिया है ये हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, तो आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियोस को देखिए, प्रीवियस वीडियोस आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और साथ ही साथ क्या है ना, MCQs को भी देखिए, क्योंकि सवाल किस तरह से आता है ये आपको पता होना चाहिए। समझे, सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है और टॉपिक सेम है, बट फिर भी आप सोचिए थोड़ा सा कि सक्सेस रेट इतना कम क्यों है, क्योंकि आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती कि सवाल का लैंग्वेज क्या होगा, किस प्रकार से सवाल जो आपसे पूछे जाएंगे। तो MCQs की भी वीडियोस हमने बना रखी हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट भी है, तो वो भी आप देखिए वहाँ पर। ठीक है, आप प्लेलिस्ट को चेक करिए, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी। ऑलरेडी चैनल पर प्लेलिस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, बट फिर भी थोड़ा सा आप रिसर्च करिए चैनल पर जा करके, आपको डेफिनेटली चीज़ें मिलेंगी। अगर आप पेपर 2 SST के लिए तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक ही बार में एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, समझे, एक ही बार में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपको डेफिनेटली इस चैनल पर हेल्प मिलेगी। तो देखिए, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश से लिए हैं मैंने बता दिया आपको। मतलब क्या होता है, व्हाट इज मौलिक अधिकार? तो व्यक्ति के जीवन की जो स्वतंत्रता होती है, उसकी जो अभिवृत्ति की भैया वो जिए, विकास करे, अपने जीवन को डेवलप करने के लिए उसको जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उन सभी को क्या करे, वो कर सके। और साथ ही साथ
उसको न्यायालय का संरक्षण भी मिले। ऐसा ना हो कि भाई वो अपने जो है डेवलप के लिए कुछ चीज़ को कर रहा है और कोई उसको कुछ मतलब धमका धमका रहा है और कोई उसकी मदद भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मौलिक अधिकार अभी हमने पार्ट 2 पढ़ लिया था, तो ये पार्ट 3 यानी कि भाग 3 के अंदर लिखा गया आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। ठीक है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस आर्टिकल से लेकर के किस आर्टिकल तक जो है ये बताएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम इन सभी जो आर्टिकल्स है 12 से लेकर 35 तक इन्हीं को डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी मौलिक अधिकार कौन कौन से हमारे, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मौलिक अधिकार यानी ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति के जीवन की स्वतंत्रता अभिवृद्धि के लिए आवश्यक है और उन्हें न्यायालय का संरक्षण प्राप्त हो, मौलिक अधिकार कहलाते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट से हमें जो है संरक्षण प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो सभी न्यायालयों में सबसे ऊपर आता है। इसका जो उदय है, मतलब कि भाई ये राइज कब हुआ, तो मौलिक अधिकारों का उदय जो है 1215 में हुआ था, जब इंग्लैंड में सबसे पहले मैग्ना कार्टा के द्वारा जो है संविधान बनाया गया था। ठीक है, और लिखित रूप में जो है फ्रांस ने इसको सबसे पहले अपने संविधान में जोड़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि भाई लिखित रूप में कि मौलिक अधिकार भी होना चाहिए, तो ये फ्रांस ने सबसे पहले अपने देश के संविधान में जोड़ा था। ठीक है, अब देखिए कुछ भारत में भी तो मांग की जाएगी। तो भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले 1895 में हुई थी। कब हुई थी? 1895 में, 1895 में सबसे पहले हुई थी। 1919 में कांग्रेस ने इसको दोबारा दोहराया था, कांग्रेस पार्टी ने इसको दोबारा से दोहराया था, और 1928 में नेहरू समिति में भी इसकी मांग की गई थी, नेहरू समिति के द्वारा जो है इसकी मांग की गई थी। और 1931 में, ठीक है, 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकारों की मांग को फिर से दोहराया था। तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार के लिए मांग कब की गई थी? तो 1895 में की गई थी। 1919 में यानी कि 1919 में कांग्रेस ने इसको दोबारा दोहराया था, जो 1895 में मांग की गई थी। फिर 1928 में नेहरू समिति के द्वारा जो है इसकी मांग की गई थी कि भाई अब तो दीजिए। ठीक है, और 1931 में 3 साल बाद, तो जब कराची अधिवेशन हुआ था, तो कांग्रेस ने इस मांग को दोबारा दोहराया था कि भाई हमने मौलिक अधिकार की भी बात की है, हमारे को ये दीजिए। ठीक है, किसी भी व्यक्ति की सफलता के लिए, उसकी जीवन की सफलता के लिए, ठीक है, मौलिक अधिकारों का होना काफी जरूरी है। आपके पास आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, तो हमारे को कुल मिलाकर के कितने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो मिले हैं, कितने मिले हैं? तो भाई जब हमारा संविधान बना था तो हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, पर एक मौलिक अधिकार को जो है हटा दिया गया, तो अभी जो है हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, हम इन सभी को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एकदम आराम से, जो कि कल आएगी, आपको मिल जाएगी, आराम से देखिएगा उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स को जो है डिस्कस करेंगे काफी अच्छे से। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पास 7 थे, अभी जो है 6 है। किसको हटाया गया? तो संपत्ति का अधिकार, इसको हटा दिया गया। कब हटाया? तो 44वें संविधान संशोधन यानी कि जो 44th जो अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1978 में, तो वहां पर इसको हटा दिया गया कि भाई कोई भी व्यक्ति का जो संपत्ति है ना उसकी पर्सनल नहीं रहेगी। अब इसके लिए जो रीजन था ना वो ये था कि कई बार क्या होता है ना भाई, सरकार के कुछ ऐसे काम होते हैं जो जैसे सॉरी, जैसे कि रेलवे। अब मान लीजिए आपका यहाँ पर एक घर है और गवर्नमेंट जो है यहाँ से रेलवे लाइन बिछाते हुए आ रही है, तो इधर से भी बिछाते हुए जा रही है, यहाँ से भी जा रही है। अब ये रेलवे लाइन तब तक नहीं चलेगी जब तक ये जुड़ ना जाए आपस में। लेकिन आपका घर आ रहा है बीच में और आप 1978 से पहले कहेंगे कि भाई हमारे पास ना मौलिक अधिकार है हमारा, कि हम संपत्ति का अधिकार है, मेरी संपत्ति है, मैं इसको किसी को नहीं दे रहा। और अगर आपसे कोई लेता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत क्या करेंगे? सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलेगा, तो उसमें तो लिखा होगा कि भाई आपकी मर्जी, आप दीजिए चाहे ना दीजिए। कुछ लोग होते हैं भाई, सर गवर्नमेंट जो है पैसा ऑफर करती है कि सर ज़्यादा लीजिए, ये लीजिए, क्योंकि भाई उसका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप इसके आगे पीछे आपके घर के चक्कर में इतना बड़ा प्रोजेक्ट थोड़ी छोड़ देगी। लेकिन कुछ होते हैं कि नहीं भाई हम नहीं देंगे, पुश्तैनी नहीं है, हम नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या करा गया कि भाई एक काम करिए, पार्लियामेंट में जो है बैठक हुई और उसमें संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब अगर अब जो रेलवे लाइन बिछेगी इसको रिक्वायरमेंट होगी इसकी, तो ये आपकी जमीन को ले सकती है, लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकती। सारे मामले जो है सुप्रीम कोर्ट में देखे जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और उनको बताएंगे कि सर हम ऐसे ऐसे रेलवे लाइन बिछा रहे हैं, बीच में इनका घर आ रहा है और हमारे को जो है ये जगह चाहिए।
तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले को देखेगी और आपका घर तो वैसे वहाँ से चला जाएगा, लेकिन आपके लिए बदले में उसके जो भी मुआवजा मिलेगा, चाहे तो दूसरा घर जो मिलेगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखिए ना, रेलवे ऐसा थोड़ी कि यहाँ तक आके फिर ऐसे घुमा के ले जाए, ऐसा तो नहीं होता ना, है कि नहीं। तो ये मौलिक अधिकार से हटा करके इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल नंबर 300A में किया गया है। तो इतना आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कितने मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में कितने हैं, कौन सा हटा दिया गया, क्यों हटा दिया गया, ठीक है, और अब उसका उल्लेख जो है किसके अंदर किया गया है। ठीक है सर, तो ये आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा जो भी चीज़ हमने पढ़ी है यहाँ पर। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे मौलिक अधिकार को पढ़ने वाले हैं, जो भी आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के आर्टिकल नंबर 35 तक लिखे गए हैं। ठीक है, तो उसमें जुड़े रहिएगा, स्टे ट्यून। और वैसे हिस्ट्री जियोग्राफी की वीडियो जो है जल्द ही आने वाली है, ऑलरेडी वैसे पिछली वाली है, उसको आप देख सकते हैं, बाकी जल्द ही आएगी जियोग्राफी की, उसकी भी। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या हो जाता है ना, ऐसे लिखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो कोशिश ये है कि इसको टाइप्ड के फॉर्म में लाया जाए। बाकी देखते हैं। तो सीटेट 2021 में मेरे को लगता है कि आप सभी जो है अच्छे से स्कोर करेंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे। और पेपर 2 की हम तैयारी तो कर ही रहे हैं, जो कि एसएसटी से रिलेटेड है। हिस्ट्री की वीडियोस ऑलरेडी चल रही हैं, आप उसको देख सकते हैं। सिविक्स की चल रही हैं, आप उसको देख सकते हैं। जल्दी ईवीएस पेपर 1 के लिए भी आएगी, तो उसको भी आप देखेंगे ईजिली। ठीक है, वो छोटा सा ही है, कुछ लगभग हफ्ते 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, उसमें ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है उसका, क्योंकि 30 मार्क्स के ही होते हैं वो, और 30 नंबर का जो है मैथ होता है। ठीक है सर, तो वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा आपको। काफ़ी मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझाया जाए, इजी से इजी लैंग्वेज में जो है समझाया जाए, क्योंकि समझना जरूरी है एग्जाम में, है ना। समझना जरूरी है कि उसमें पूछा कैसे जाएगा, और एकदम रिलैक्स होकर के पेपर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप अपने आप को सर्वज्ञानी सर्वशक्तिमान समझते हैं, तो फिर आपसे भी बड़े बड़े ज्ञानी एग्जामिनर जो हैं वो बैठे हुए हैं, और आप लोगों के लिए ही बैठे होते हैं वो, समझे। तो चलिए फिर, इस वाली वीडियो में तो इतना कंप्लीट हो गया हमारा, क्लास 5th यहाँ पर जो है कंप्लीट है। तो फिर मिलेंगे हमारे को साउंड। चलिए ठीक है सर, ठीक है। तो कल फिर से मिलेंगे हम सिविक्स के ही टॉपिक के साथ। जियोग्राफी की भी वीडियोस हम जल्द लेकर के आते हैं, कोशिश कर रहे हैं काफ़ी जल्दी ही लेकर के आए आपके लिए, और एग्जाम से पहले प्रिपरेशन काफ़ी हो जाएगी आपकी अच्छी। और वैसे तो वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लेलिस्ट को चेक करिए और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करिएगा, बहुत आइडिया मिलेगा वहाँ से। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर ना मिले तो आप भाई प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल के ऊपर। और देखता हूँ अगर और लेकर आ सकूँ तो मैं उसकी भी कोशिश करूंगा कि और लेकर के आऊँ आपके लिए। तैयारी अच्छे से करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।